नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर स्कैन करके जो भी आप पत्रम पुष्पम करना चाहें वो अवश्य करें। नीचे लिंक में हमारी मर्चेंडाइज जो नई ऑपरेशन सिंदूर की लॉन्च हुई है उसका लिंक भी दिया हुआ है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज ओंकार चौधरी जी और धीरेन्द्र पुंडीर जी और विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में इस समय सेक्युलरिज्म चरम पर है। तो ये जो सेक्युलरिज्म जो चरम पर है, पराकाष्ठा पर है, ये कहाँ तक जाएगा, इसका क्या होगा, इस संबंध में चर्चा करेंगे और थोड़ा और भी जो विषय हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ख़ास तौर से योगी जी का जो संवाद हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं आरंभ करूंगा ओंकार जी से। ओंकार जी, एक तरफ है शर्मिष्ठा पनोली और दूसरी तरफ से है वजाहत रशीदी। अब एक को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है और दूसरे की तरफ दूसरे के लिए इतनी एफआईआर है, उस पर कुछ नहीं होता है। तो ये भारत का सेक्युलरिज्म है या खाली पश्चिम बंगाल ब्रांड का सेक्युलरिज्म है? कई तरह की कमजोरियां हैं संजय जी। सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कमजोरियां जो हैं वो हिंदू संगठनों की तरफ से भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी है, जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं उनकी तरफ से भी थोड़ी सी ढील मैं मानता हूं। और उस पर जो जांच एजेंसियां हैं, जिस तरीके से सिस्टम काम करता है, जो हमारी जुडिशियरी में बैठे हुए लोग हैं, वो सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक परसेप्शन ये बन गया है कि जुबेर को न केवल कुछ जो मामले दर्ज हैं उनमें जमानत मिल जाती है, बल्कि जो होने वाली दूसरी एफआईआर हैं भविष्य में, उनके लिए भी अभयदान मिल जाता है कि आपको उनमें भी गिरफ्तारी नहीं होगी। और अभी मुंबई में भी एक स्टूडेंट जो मुस्लिम था उसको जमानत मिली है। और मुस्लिम थी, जी लड़की थी। जी हाँ, जी हाँ। और इधर आप ये शर्मिष्ठा पनोली का आप देख ही रहे हैं। वैसे आप बेहतर तरीके से जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की और दूसरी हायरार्की हैं, आपकी हाई कोर्ट की है, निचली अदालतें हैं, उनकी जो कार्यविधि है, कार्य प्रणाली है, और जो अतीत में तमाम तरह के ऑर्डर्स आए हैं उनके बारे में भी बेहतर व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जितना मैं समझ पा रहा हूं, एफआईआर दर्ज करने से पहले भी, गिरफ्तारी से पहले भी, अदालत में पेश किए जाते समय जज के द्वारा भी उसको ट्रांजिट रिमांड पर देना है या बेल के लिए उसको अग्रसारित करना है या प्राथमिकता देनी है। और जब फाइनली कलकत्ता में उसको पेश किया गया अदालत में, तो उस समय भी क्या उसको न्यायिक हिरासत में भेजना इतना जरूरी था, इस पर एक्चुअल में मूल इस समय बहस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक दो बार नहीं अनेक बार कह चुका है कि बेल जो है वो रूल है और जेल एक्सेप्शन है। इसके अलावा हमें यह भी देखना चाहिए, जांच एजेंसियों को भी जो एफआईआर दर्ज करती हैं, जो गिरफ्तार करती हैं, कोर्ट को भी जिसने ट्रांजिट रिमांड दिया है उसको भी देखना चाहिए और जिसने जेल भेजा है उसने भी देखना चाहिए इंटेंशन क्या थी शर्मिष्ठा की। हमें उसकी पृष्ठभूमि देखनी चाहिए कि किस पृष्ठभूमि में उसका वो ये वीडियो बना था। और वो पूरा वीडियो जो है, जो 6-7 मिनट का है, उसमें हार्डली 20-25 सेकंड में कहीं उसकी जबान फिसली थी। उसने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये आपत्तिजनक है। और मेरे विचार से उसको इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए उसने इसके लिए माफी भी मांगी और वो वीडियो डिलीट भी कर दिया था। इसके बाद भी एफआईआर दर्ज करना
1500 किलोमीटर दूर आकर के उसकी गिरफ्तारी करना और गुड़गांव के जज साहब के द्वारा भी उसको ट्रांजिट रिमांड पर कलकत्ता पुलिस को सौंप देना और फिर उसको जेल भेज देना, ये कुछ सवाल खड़े करता है कि क्या ये जरूरी था ये सब? यानी क्या गिरफ्तारी भी जरूरी थी और एफआईआर दर्ज करते समय भी क्या इंटेंशन नहीं देखनी चाहिए थी कि क्या वाकई उसकी इंटेंशन भारत में वैमनस्य फैलाना था, दो समुदायों में दंगा फसाद कराना था क्या वाकई? और अगर ये आरोप लगाए गए हैं, ये धाराएं लगाई गई हैं और उसको गिरफ्तार किया गया है, तो क्या उसके वीडियो से कहीं भी कोई अशांति हुई है क्या? अगर नहीं हुई है, दूसरे उसको बेल दी जानी चाहिए थी, नहीं दी गई। वो लॉ की 4th ईयर की स्टूडेंट है, उसकी पृष्ठभूमि भी ऐसी नहीं है कि उसके परिवार का कोई सदस्य विदेश में रहता हो और वो विदेश भाग सकती हो कहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। पृष्ठभूमि की जब मैं बात कर रहा था तो पृष्ठभूमि थी 26 महिलाओं की मांग को उजाड़ देना, सिंदूर को उजाड़ देना। और उसके बाद जो एक वातावरण हमने अपने देश के भीतर भी देखा, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमने अपने देश के भीतर भी एक वातावरण देखा और पाकिस्तान में भी देखा। पाकिस्तान में अलग अलग वर्ग के लोगों के तीखे रिएक्शन आ रहे थे, वहां के नेताओं के, वहां के मंत्रियों के, वहां के प्रधानमंत्री के, वहां के रक्षा मंत्री के, वहां के कलाकारों के, वहां के पत्रकारों के। और वो एक तरीके से चुनौती दे रहे थे और इसे झुटलाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे यहाँ के आतंकवादियों ने तो कोई काम नहीं किया वहां पे, ये उनका अंदरूनी मामला होगा। और हमारे यहाँ क्या था? हमारे यहाँ कुछ वर्गों के बहुत तीखे रिएक्शन थे, नाराजगी थी। उसी के आलोक में सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करने का फैसला किया। लेकिन हमारे यहाँ के बॉलीवुड के मोस्टली खान भी और गैर खान भी चुप्पी साधे बैठे हुए थे, आपराधिक चुप्पी साधे बैठे थे। उनमें उस पर शर्मिष्ठा पनोली ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था। उनमें तीनों चारों खान को भी धोया था, उनमें अक्षय कुमार से लेकर के अमिताभ बच्चन तक पर भी सवाल खड़े किए थे। तो यहाँ भी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि वो देश में आग लगाना चाहती थी या दंगे भड़काना चाहती थी या किसी समुदाय विशेष के ऊपर ही आक्रमण कर रही थी, ऐसा भी नहीं था। तो अगर उसकी इंटेंशन वो नहीं थी जिसके तहत उस पर एफआईआर दर्ज की गई और 1500 किलोमीटर चल के पुलिस आकर के उसको गिरफ्तार कर रही है, तो फिर पुलिस को भी एफआईआर करते समय, गिरफ्तारी करते समय, जज साहब को भी, गुड़गांव के जज साहब को भी, कलकत्ता के जज साहब को भी जरा ये देखना चाहिए था कि इसमें एक्शन क्या हुआ उसके वीडियो बनाने के बाद और उसकी इंटेंशन एक्चुअल में क्या थी। और अगर ये दोनों चीजें ऐसी नहीं थी कि समाज में कोई अशांति फैली हो, तो मुझे लगता है कि शर्मिष्ठा के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है वो एक ज्यादती है और वो पॉलिटिकली कुछ हासिल करने के लिए, अगर हम ये कहें कि ममता सरकार का एक गिमिक है, एक एक कोशिश है कि साहब आप संतुष्ट करिए किसी को, खुश करिए किसी को, भले ही उसने पाकिस्तान को निशाने पर लिया हो और यहाँ जो चुप्पी साधे बैठे हैं उनको निशाने पर लिया हो, उनकी गैरत को ललकारा हो, पर ममता बनर्जी सरकार ने पॉलिटिकली इसका माइलेज लेने के लिए ये कार्रवाई की है। और जो मैं दूसरी बात शुरू में कह रहा था कि हिंदू संगठन या जो हमारी सरकारें हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट की, वो भी कटघरे में आती हैं। चलिए, मेरी कम से कम 2 सरकारों के बारे में ये धारणा गलत हो सकती है कि असम में शायद कोई एफआईआर दर्ज हो रही है, दिल्ली में हो रही है और शायद उत्तर प्रदेश में भी कुछ सूचना है, लेकिन हुई है कि नहीं हुई है और ये वजाहत की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, इस पर सवाल खड़े होते ही हैं संजय जी। जी, तो अब मैं धीरेन जी के पास चलता हूँ। धीरेन जी, ये जो पूरा प्रकरण चला है, और इसमें जिस तरह से
जो लड़की है शर्मिष्ठा, जो कि अब पता चल रहा है कि एससी कम्युनिटी से है, जी पंचौल, और उसके विरुद्ध आप जानते ही हैं कि भाई वो सर तन से जुदा वाले जो हैं, उनको इससे तो कोई मतलब होता नहीं कि कौन एससी से है, कौन एसटी से है, या कहीं उनसे जान पहचान रखता है। उनको तो सर तन से जुदा ही करना होता है। तो ये सब जो यहाँ पर चला है, वो हमारे जो एक सेक्युलरिज्म नाम का धोखा है जिसके अंदर हम जीते हैं, उसको तो एक प्रकार से नंगा करता ही है। लेकिन ये ममता बनर्जी के लिए भी कठिन परिस्थिति पैदा करता है। क्या सोचते हैं आप? देखिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने कहा, इसको हम लोगों को सेम समय पर हुए एक दूसरे मसले के साथ देखना होगा। डीबी बेंच थी, अगर हम लोग देखें जस्टिस गौरी गोडसे और सोमाशेखर सुदर्शन सुंदरसन की, उन्होंने कहा जब उस जो लड़की एक 18 साल की लेकिन मुस्लिम लड़की है, 19 वर्ष की है, अगर वो कोई ट्वीट करती है और उसके बाद डिलीट करती है, तो कहा गया स्टेट को और कॉलेज को, दोनों को स्ट्रिक्टली कहा गया कि आपने जो ट्रीटमेंट किया वो क्रिमिनल लाइक ट्रीटमेंट है। यानी हाई कोर्ट वो कह रहा है, और तुरंत उनको कॉलेज को भी वापस लेने के लिए कहा गया, ये भी कहा गया। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ सेम उम्र है, सेम चीजें हैं, और एससी कम्युनिटी से है। उससे पहले तो उन लोगों ने शायद उसको मुखर्जी मानकर जो है बहुत हमला किया, जब उनको लगा कि शायद ये मसला एससी से है और अब ये मीम भीम का मसला हो सकता है। लिहाजा ममता बनर्जी या उन लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं बोला। आपने देखा होगा उन्होंने शांति बरती है, उनके सिर्फ एक जो कुणाल घोष है उसका एक बयान आ रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं देखा। लेकिन ये एक चीज बहुत जबरदस्त बताता है कि यहाँ सेलेक्टिव सेकुलरिज्म पर ये एक बहस की तरफ ले जाएगा। मतलब जो ममता बनर्जी के लिए परेशानियां होंगी उस पर तो हम लोग बात ही करेंगे, लेकिन ये वजाहत वो है जिस आदमी ने लगातार, चूंकि जब इसने 13 मई को कंप्लेन की थी, 14 मई को जब पुलिस ने उस सब पर, उस लड़की ने 15 मई को माफी भी मांग ली और डिलीट भी कर दिया। जो सेम कंडीशन कोर्ट ने कहा, यहां भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का मामला आया, वहां भी आया, लेकिन आप ये देखिए सिर्फ अंदर बदल गया हिंदू और मुस्लिम होने से। यानी एक जो है, इस पर अगर वजाहत खान के बयान है, उसने शुरुआत की कामाख्या देवी पे टिप्पणी करते हुए, उसका बाकायदा पूरा था कि वह जहां कामाख्या देवी मंदिर जहां ब्राह्मण कटे हुए योनि की पूजा करता है, यह अंधभक्ति है, मानसिक बीमारी है। दूसरा भगवान कृष्ण के बारे में कहा, तीसरा हिंदू अनुयायियों के लिए कहा, चौथा लिंग पूजा पर कहा। एक के बाद एक ऐसे हैं जो ट्वीट हैं, लेकिन उसके खिलाफ खैर जो पूछ रहे थे, 2 केस अभी रजिस्टर्ड कराए गए। एक तो एडवोकेट विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम यूनिट में शिकायत दर्ज कराई है, उसी तरह से एडवोकेट अमित सचदेवा ने साकेत में किया है। अभी तक इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही। दरअसल ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये कहीं भी आप ये देखेंगे, इसको कहीं भी एक दोहरे मापदंड पे देखो, एक तरफ धार्मिक भावनाओं के अपमान की वही आदमी शिकायत कर रहा है और वही धार्मिक अपमान कर रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से ये सेकुलरिज्म इस देश में जो डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनके सहारे इस्लामिक कट्टरपंथ को लागू करने का सबसे बेहतर इंतजाम उनको मिल रहा है कि इनके सहारे हम कोर्ट में जाएंगे और सीधे तौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसका नाम है, वो सीधे तौर पर दोहरा होता है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि इंप्लीमेंटेशन एक तरफ है, एक ही अपराध के लिए कार्रवाई 2 है, अलग अलग धर्म का होने के नाते। ये अगर कोई आदमी ये बताता है, आपको याद होगा मैं उसमें नुपुर शर्मा का केस भी जोड़ रहा हूं, सेम तरह से आप देखिए आज उसको कहाँ रहना पड़ रहा है, और उसके बाद आप देखेंगे जुबैर से लेके तमाम चीजों का कोर्ट फर्दर तक ये कर देता है कि इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी, और वो होगी तो उनसे पूछी जाएगी। यही इस मामले में है। मुझे लगता है कि ये हेट स्पीच कह के तुरंत इसको शुरू कर दिया गया। एक दो ने लोगों ने बचाने की कोशिश की तो उनको भी इन्होंने शुरू कर दिया, और बहुत जो आप कह रहे हैं कि ये जो 295A का है, इसमें समस्या की जड़ वहीं से निकलती है। अगर हम लोग देखते हैं तो सारी जड़ जो है मेजोरिटेरियन बनाम माइनॉरिटी का फ्रेमवर्क बना के उन लोगों को बहुत ज्यादा संवेदनशील दिखता है जब अल्पसंख्यकों की बात आती है, और बहुसंख्यक में आते ही कहता है कि ये हिंदुत्व का एजेंडा है। पूरा कुछ, उसमें कोई भी इस तरह की बहस नहीं है। तो मुझे लगता है अब हम आते हैं ममता बनर्जी वाले मसले पर। हालांकि इस पर बहुत बढ़िया बहस जो है संविधान सभा में चूंकि इस पर लेकर नहीं हुई थी, लेकिन केटी शाह और तमाम चीजों के बयान अलग अलग है, यहाँ तक कि अम्बेडकर का भी है अगर हम उस समय का बयान देखते हैं। और ये शुरू क्यों हुआ था ये भी आपको अच्छे से मालूम है, आपने दर्शकों को मुझे लगता है बताया भी था कि ये जब राज्यपाल आर्य का हुआ था और उसमें
कोर्ट में से छोड़ा गया था ये कह के कि जो जो धारा उस समय थी, जो कानून की थी, वो सिर्फ ईसाई धर्म के लिए थी। तो इसीलिए उसमें किसी दूसरे धर्म के लिए नहीं था, इसलिए छोड़ दिया और बाद में उसका अलाउद्दीन ने कत्ल किया। तो वो जो है 1927 में इसीलिए ये 295A लाई गई थी। लेकिन ये जो लाई गई थी उसमें सीधे तौर पर ये आज तक देखें कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यक का बाइनरी डिवीजन एक पूरा का पूरा, जिसमें पूरा बैलेंस कहीं गायब हो जाता है। मुझे लगता है कि ये एक पूरा ये सवाल बहुत बड़ा बनेगा। ये सवाल अब नहीं है, ये सवाल आगे उठता चला जाएगा और मुझे लगता है कि इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस अब शुरू होगा। आपने देखा होगा ममता बनर्जी इसलिए फंसती हैं क्योंकि वैसे उनको अभी तक तो ये कर रहा है, शूट इसलिए कर रहा है संजय जी कि अगर आप पिछला चुनाव भी देखें तो नॉर्थ बंगाल बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रांग होल्ड था। वहां आदिवासी और दलित और जो लोअर कम्युनिटी में है वो तमाम लोगों का जो हिंदू वोट था वो एक मुश्त और बहुत मजबूती के साथ जुड़ा हुआ था बीजेपी के साथ। इसके उलट आप देखेंगे तो जो वहां ब्राह्मण्स, कायस्थ और वो जो वैद्य जिनको कहा जाता है कि भद्र लोग है, वो सारा पहले से ही ममता बनर्जी के साथ था। लेकिन ममता बनर्जी इस और भी जो बाकी हिस्सों में जैसे कोलकाता के बाहर और कोलकाता का इलाका, चाहे बाकी तमाम जगह जहां बीजेपी घुस नहीं पाई थी, वहां ममता ये चाहती नहीं है कि दलित वोट जो डर से फिर वापस 24 में हमने देख लिया कि बीजेपी को क्या हुआ। और उसके बाद अब जब चुनाव शुरू हो रहा है तो वो थोड़ा सा बैक ट्रैक हुई इस बात को जानते हुए कि शर्मिष्ठा को अगर वो कुछ कहना शुरू करती तो इससे वो मुस्लिम वोट, वो माफ कीजिएगा दलित वोट शायद छिटक सकता है। तो ममता बनर्जी को कम से कम ये तो कहना पड़ेगा कि वो एक शार्प पॉलिटिशियन है और जहां अमित शाह और मोदी की जोड़ी सोचती है वो उससे आगे खड़ा दिखती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये कम से कम चुनाव के परिणाम कहते हैं, भले ही उनके समर्थकों को अच्छा लगे बुरा लगे। लेकिन ये ममता बनर्जी ने उनको हर जगह बीट किया है और इस बात को पकड़कर ले जाके उस लेडी को वहां, बच्ची को आपने देखा होगा जब वो पुलिस के सामने आ रही थी तो किस तरह से उसने बाकायदा बोला। मुझे लगता है कि शुरुआत में जरूर मुझे लगा था कि उसको ये ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कोलकाता वो जमीन बनेगी जहां जो है कोलकाता पिटीशन का अधूरा छोड़ा हुआ मसला आज नहीं तो कल वहां जिस पर फैसला होगा। ये पॉलिटिकल लड़ाई आगे जाएगी। ममता बनर्जी को अभी उसमें बेनिफिट दिख रहा है, इसीलिए वो उसको कानून अपना काम कर रहा है ये सोचकर, ये मतलब शो कर रही है। वरना फिरहाद हकीम के लिए कानून काम नहीं करता, मैया महुआ मोत्रा के लिए कानून काम नहीं करता, सयानी घोष के लिए कानून नहीं काम करता। लेकिन हमको लगता है कि ये अगर किसी और राज्य में होता संजय जी तो शायद उस पर बड़ी प्रतिक्रिया हो सकती थी, पॉलिटिकल चेंज की बात हो सकती थी। लेकिन वहां मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी को इससे कोई नुकसान हो रहा है। वो इसका फायदा उठाएगी और अपने जो मुस्लिम वोटर्स है, चूंकि इस बार तो आपने देखा कांग्रेस और वाम मोर्चे का अभी तक अलग अलग लड़ने का ख्याल है और दोनों का कुल मिला के वोट भी 5 से 6% रह गया था, 5.95 रह गया था। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वहां कोई लड़ाई में ये दोनों है। और जब सीधी लड़ाई होती है तो ममता बनर्जी इस तरह के इश्यूज को अपने लिए इस्तेमाल करने में कामयाब होती है। तो अब वो इसीलिए उसने बोला नहीं। अगर ये कहीं से बाई दी वे अगर कोई अपर कास्ट होती तो आप ये देखते तमाम लोग यहाँ से भी शुरू हो जाते और मीम भीम का समीकरण भी वहां खुल जाता। तो मुझे लगता है कि उससे बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होने जा रहा है। ममता बनर्जी को तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होने जा रहा है। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि इससे बाकी सब जगह जो बहस है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये इतिहास में दर्ज किया जाएगा केस। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से वजाहत खान और शर्मिष्ठा के केस को, जिस तरह हमने कभी राजपाल आर्य को देखा था कि उसके बाद बहुत जबरदस्त चीजें हुई थी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक बहस जरूर शुरू हुई थी लेकिन वो रोक दी गई थी। और जिस तरह से कत्ल किया गया था उसने हिंदू माइंडसेट पे एक कभी न मिटने वाला एक मैं कहूंगा कि वो छोड़ा था, एक असर छोड़ा था जिसको आज तक आप कोर्ट की जुडिशरी के उन दरवाजों में महसूस करते हैं। वो इस बात को कि सड़कों पे उतर जाएंगे सबका, मुझे लगता है कि वो फायदा उठाते हैं और कोर्ट अभी तक उनके ही पक्ष में टिल्ट करती हुई दिखती है। क्योंकि अगर सब जगह एक जैसा माहौल होता, यूसीसी की बात होती
तो शायद हम लोग कहते हैं कि हाँ, कोर्ट में एक जस्टिफिकेशन है, इस चीज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। और मुझे लगता है कि इतने सारे वजात अरेस्ट होना चाहिए था, बाद में इस लड़की को आना चाहिए था, लेकिन किसी ने गौर तक नहीं किया, क्योंकि वो ममता बनर्जी उसको करता है, ये गिरफ्तारी भी उसको शूट करती है। मैं यही कहूँ। तो अभी तो वजाहत के ऊपर तो बहुत सारी एफआईआर हो गई हैं, असम में भी हो गई है, और सुना है कि टीम भी बन गई है उसको अरेस्ट करने के लिए। तो क्या ममता दीदी जो है वो वजाहत के चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगा देंगी, ये क्या करेंगी? तो सुना है कि एक एफआईआर तो कलकत्ता में भी हो गई है। जी। संजय जी, ये ममता के लिए आसान नहीं होगा कि उसको बचाने के लिए आप सुरक्षा का चक्र वहां खड़ा कर दें, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अगर एफआईआर दर्ज पिछली हो बार याद रही कीजिए, है, आप सीबीआई ने डीजीपी के लिए किया था, ये उनके घर तक पहुंच गई। अगर अगर अलग अलग राज्यों में एफआईआर हुई हैं तो जाहिर है उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए जितने भी पुलिस दल बनाए जाएंगे अलग अलग राज्यों में, वो भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ ही जाएंगे। और देखिए, तसल्ली की बात यह है, मैं निचली अदालतों के बारे में तो नहीं कहता कुछ, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट, वहां पर जो जजेस साहिबान बैठे हैं, जस्टिस बैठे हुए हैं, उनकी अनेक रूलिंग, अनेक अलग अलग मामलों में उनका जो रुख रहा है वो पूरे देश में ये महसूस किया गया है कि काफी सकारात्मक है। वो किसी तरह के प्रेशर में आए बिना काम कर रहे हैं वहां बैठ करके। तो चीजें थोड़ा देखने की जरूरत है अगले 2 4 5 7 10 दिन में क्या होता है और ये क्या करवट लेता है। करवट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि चलो अच्छी बात है कि असम में भी हो गई है, कलकत्ता में भी हो गई है, यूपी वगैरह में भी जो मेरी सूचना है शायद हो रही है, अलग अलग जगहों पर हो रही है। पर अगर केवल ये दिल्ली में ही 2 एफआईआर होती तो इसको एक जो यहाँ इकोसिस्टम काम करता है वो इसे अमित शाह बनाम ममता बनर्जी बनाने में कोई कसर छोड़ता नहीं। इस तरह का इसको रंग देने की कोशिश भी की जाती, क्योंकि दिल्ली पुलिस जाहिर है होम मिनिस्ट्री के तहत काम करती है, एलजी के तहत काम करती है। तो इस तरह की बेशर्मी भी यहाँ इकोसिस्टम के द्वारा दिखाई जा सकती थी, जिसकी पूरी पूरी आशंका मुझे है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं संजय जी कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर जरा एक राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श शुरू करने की जरूरत है। क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स हमारे देश की एकता, अखंडता, सौहार्द, प्रतिष्ठा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है? क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स इतनी जरूरी हो गई है कि आप किसी किन्हीं प्रतिभाओं को भी कुचल दें, उनके परिवारों को भी आप बेइज्जत करें, उनका मनोबल तोड़ें, मॉरली जो है उनको रोकने की कोशिश करें? ऐसे कई केस हो चुके हैं, लाइन से कई केस हो चुके हैं जब इस तरह के कम उम्र के बच्चों को भी प्रताड़ित किया जाता है। मुझे एक याद आ रहा है, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो एक मराठी की अभिनेत्री थी केतकी चित्तले, बहुत कम उम्र की, वहाँ के सीरियल्स वगैरह में वो आती थी और उसको केवल इसलिए 40 दिन जेल में डाल करके रखा गया क्योंकि उसने एक फेसबुक पोस्ट को अग्रसारित कर दिया था जिसमें शरद पवार के बारे में कुछ कहा गया था। तो ये जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर हम देखते हैं, और मुझे ध्यान है कि जब उसको जमानत मिली थी और वो जेल से बाहर आई थी तो मीडिया के सामने जो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, उसने पूरी उद्धव ठाकरे सरकार को, शरद पवार के पूरे तंत्र को, इसलिए मैं तंत्र की बात कर रहा हूं कि जब उसको गिरफ्तार किया गया था तो शरद पवार की महिला विंग की कार्यकर्ता वहां पहुंच गई थी और उन्होंने उस अभिनेत्री के मुंह पर कालिख पोतने का काम किया था
उसको और भी ज्यादा बेइज्जत करने की कोशिश की थी। ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये जो घातक राजनीति की जा रही है इस देश में, ये बहुत बड़े चिंता की वजह है। और इसमें मैं इसको भी शामिल करता हूं, जो ये पहलगाम की घटना हुई 22 तारीख को, उसके बाद सरकार ने जो एक्शन लिया, विपक्ष का जो कुल मिलाकर के शुरू में बड़ा सकारात्मक सा एक रुख दिखाई दे रहा था, और सर्वदलीय बैठक में भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दूसरे नेता सब कह रहे थे कि हम बहुत मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े हुए हैं। और जैसे ही वो एक्शन हुआ और हमारी फौजों ने ये बताया कि हाँ, ये वाकई बदला हुआ भारत है, आतंकी ठिकानों को वहां ध्वस्त किया गया, उनके एयरबेस को उड़ाया गया, उनका जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम था या रडार थे उनको हिट किया गया, और कुछ संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास भी हिट किया गया, ताकि बता सकें कि हमें पता है तुम्हारा साजो सामान कहाँ रखा हुआ है। उसके बाद आप देखिए कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप के रवैये में किस तरीके के चेंज आने शुरू हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के हित सर्वोपरि रहने चाहिए, या वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत आप इतने संवेदनशील मामलों में भी इस तरह की गिरी हुई राजनीति करेंगे कि हमारे कितने जेट गिरे हैं। सीधे प्रधानमंत्री से पूछते हैं, प्रधानमंत्री बताएं कितने जेट गिरे हैं। अगर कोई हमारा सैन्य अधिकारी बता रहा है, कुछ संकेत दे रहा है, तो उसमें भी मीन मेख निकालना, ये हम कई स्तरों पर देख रहे हैं। और इससे एक बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी वेदना होती है कि एज ए नेशन हम बिहेव करना कब शुरू करेंगे, राष्ट्र हित को हम इन सारी टुच्ची चीजों से ऊपर कब रख करके चलना सीखेंगे। जी धीरेन्द्र जी, वैसे तो ये देखा गया है कि राहुल गांधी के अतिरिक्त लगभग सभी लोगों ने जो भारत का नैरेटिव था पाकिस्तान के विरुद्ध, उसको सपोर्ट किया है। और राहुल गांधी तो अपने एमपीज को ही नहीं सपोर्ट कर रहे, यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने भी, ठीक है यूसुफ पठान के नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन अपने भतीजे को अभिषेक बनर्जी को भेजा और ये भी कहा कि साहब इस मामले में हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। तो ये जो ओंकार जी कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह के सवाल पूछ रहे थे वो एक ऐसे ट्रैक पे खड़े हैं जो ये लगता ही नहीं कि वो कांग्रेस का, भले ही हम लोग बहुत सारी चीजों को कहें, विजन में, तुष्टीकरण में या बहुत सारी चीजों में कांग्रेस को आप ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर हम लोग बहुत सारी चीजें लोगों ने इतिहास में डाली हैं, लेकिन ये बहुत रेयर हो कि वो एक विदेशी शक्तियों के एजेंट के तौर पर अपनी सरकारों से सवाल पूछने लगे। इस तरह का कभी नहीं देखा गया। यहां तक कि 62 में आप हारे, इसलिए हारे कि आप अपने आप को एक फॉल्स नरेशन में लगे हुए थे कि हिंदी चीनी भाई भाई और आप दुनिया के देश हैं, दुनिया आपके नेतृत्व क्षमता को मान रही है, या सुकार्नो बांडुंग सम्मेलन और ये सब कहानियां जो है आपके दिमाग में, कर्नल नासिर, बुल्गालिन टीटो और ये तमाम लोगों का जो है आपको लग रहा था कि आप एक लीडर बन गए। तो भी ये नहीं कहा जा रहा था कि वो कोई विदेशी शक्तियों के एजेंट के तौर पर या उनके सवाल पूछ सकते हैं। राहुल गांधी जिस तरह के सवाल पूछ रहे थे, और आपने देखा जिस तरह, चाहे हमारे सीडीएस ने ही उसका जवाब शांग्रिला में दिया, उस पर भी बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं कि उनको ये बाहर नहीं बताना चाहिए था, देश में उसका, पाकिस्तान ने उसका बहुत सही इस्तेमाल किया है। और उस नैरेटिव की लड़ाई में अगर आप बाहर देखेंगे तो आपके पास ये प्रतिनिधिमंडल गए हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर ये सवाल अब जहन में लगातार सबके आता जा रहा है कि आखिर वो अपनी इस राजनीति को किधर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने जो वो जो नाम दिए थे उनमें से तो सिर्फ एक गए हैं, और जो उन्होंने चाहे वो सलमान खुर्शीद हो और चाहे वो शशि थरूर, आप देख ही रहे हैं, शशि थरूर तो एक तरह से कांग्रेस से बहुत दूर, उनके खिलाफ तो कांग्रेस ने एक नैरेटिव भी बांध दिया ताकि वो उनकी की गई प्रशंसाओं को सरकार की प्रशंसा के साथ ऐड ना कर ले, मतलब ये ना हो जाए कि साहब नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा काम किया।
तो लेकिन उनको उन्होंने, चूंकि सबसे बड़ा कारण ये होता है, सबसे बड़ा कोई पॉलिटिकल उसमें, कि हम पहले या किसी भी उसमें कि हम उस आदमी को डिटैच कर दें और दूसरे खेमे के साथ जोड़ दें, यानी उसकी अपने प्रति जो भक्ति है या अपना एलिशन जो अपना उसके साथ कॉम्बिनेशन है उसको हम ब्रेक कर दें, ताकि हमारे लोग ये मान लें कि वो जो कह रहा है वो पहले से ही पूरी दूसरी पार्टी के साथ जा चुका। तो उन्होंने पूरी कोशिश की। शशि थरूर के मामले में जयराम रमेश जैसा, जिसको मीडिया इंचार्ज कहा जा रहा है, जो ये कह रहा है कि कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में बहुत अंतर है, अगर आपको इतना संदेह है तो आपको पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या हुआ, सलमान खुर्शीद ने जब कहा, और खास तौर से उन्होंने कांग्रेस की उस जगह पर चोट की जो कांग्रेस सबसे ज्यादा, क्योंकि उस पर कांग्रेस सिर्फ करा सकती है, कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि मुस्लिम वोटों के लिए लड़ाई है, और वही जो सबसे बड़ा चेहरा है जिसका खानदानी पूरा एक शिजरा है, आपके पास जाकिर हुसैन का हो या खुर्शीद साहब का हो, एक लंबा शिजरा है, तो आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते हैं। और वो तारीफ किसकी कर रहे हैं, जिस पर आपका सबसे बड़ा गुस्सा है, क्योंकि आप कह रहे थे अगर हम जीत गए तो वापस ले आएंगे, वो 370 की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस में राहुल गांधी एक ऐसे, मुझे लगता है कि दो ध्रुवों पर खड़ी हुई कांग्रेस और एक तरफ खड़े हैं राहुल गांधी। और हो क्या रहा है कि उनमें जिन लोगों को सत्ता के करीब है, चाहे वेणुगोपाल हो या तमाम लोग हो, वो अहो रूप अहो गुण वाली स्थिति में है, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो बहुत बढ़िया कह रहे हैं। लेकिन आम जनता उसको, मुझे लगता है संजय जी, अभी तो नहीं, अभी चुनाव के, चूंकि इन सब चीजों का आधार सिर्फ चुनाव होते हैं, उससे पहले यूट्यूब का जो थंबनेल होता है वो नहीं होता, नहीं तो अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 बार जो है हार चुके होते पूरे चुनाव, और कम से कम वो कई रातों से अभी तक उनको इंसोमेनिया हो जाता, क्योंकि वो रोज सोते नहीं है। ऐसी बहुत सारे यूट्यूबर्स का आपने देखा होगा जिसमें कि रात भर क्यों टहलते रहे मोदी, या इस तरह से। और राहुल गांधी की किस बात ने नींद उड़ा दी शाह की, तो बहुत दिन मतलब जितनी जितनी बार उन्होंने नींद उड़ाई उतनी बार तो मुझे लग रहा दवाइयों की गोलियां नहीं बनी सोने की इस देश में, इतनी गोली खा के नहीं नींद आएगी। दरअसल ये एक राहुल गांधी की पॉलिटिक्स कांग्रेस को एक ऐसी स्थिति में ले जा रही है जो धीरे धीरे मुस्लिम लीग का पार्ट बना देगी। जो पार्टी मध्यम मार्गी रही हो, वो एक पूरे तरह से वामपंथी एजेंडे में फंस गई है, और अब उसको ये लगता है कि वामपंथी फ्यूचर है। और वामपंथ क्या है यहाँ इस देश में, वामपंथ है कि इस देश की मूल संस्कृति को नष्ट कर देना। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने संजय जी अभी 3 दिन पहले नगुगी वा थियोंगो की डेथ हुई है। नगुगी वा थियोंगो केन्या के राइटर थे, और जो अगर मैं कहूंगा कि मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉग है पूरी दुनिया में, उनमें से बेहतरीन लोगों में से थे, जिनकी आइडियोलॉजी को फ्रेंच फैनन, अमिल्कर cabral, इन सब की जो एक बेहतर वो है, उन्होंने क्या कहा और यहाँ के वामपंथी क्या करते हैं, ये डिफरेंस बताता है कि यहाँ के वामपंथी किसी आइडियोलॉजी पे नहीं है, उनको सिर्फ एक ही है कि कैसे इस राष्ट्र के 17 टुकड़े होने चाहिए, जो उनका प्राइमरी मैनिफेस्टो था। वो उसके अलावा गंगाधर अधिकारी हाँ जी, पोजीशन पेपर तो मैं आपको ये मतलब मुझे उसमें उनका एक बात बता रहा था, उन्होंने कहा कि किसी भी वर्चस्व, जो भी किसी विदेशी शक्ति का वर्चस्व है या गुलाम, जो आप गुलाम बनते हैं, उसके प्रतिरोध के बीज आपकी संस्कृति में छिपे हैं। यानी वो पूरी दुनिया में ये कहते हैं कि, है ना, और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ ये कह रहे कि पूरी जिंदगी इसको खत्म करना है तो संस्कृति को ही खत्म करना है, मतलब कोई विरोध ही नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि राहुल गांधी की राजनीति ना तो उनकी पार्टी की तरफ जा रही है और ना ही देश को आगे ले जाने की तरफ। आज के वक्त इस तरह के एक बहुत सिंसेरिटी के साथ एक विपक्ष के नेता जिसके पास 99 सीटें हैं, जिसको उनके एक मुख्यमंत्री ये तक कह रहे हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो वो पीओके को ले आते, मतलब जो ये कह रहे हैं इस हिसाब से तो लग रहा है कि वो जो बचा कुचा है वो भी दे आते, जिस तरह के वो सवाल पूछ रहे हैं। मतलब ये कोई सवाल नहीं है। मतलब मैं उनको 2004 से कवर करता हूं, जब से वो शाहजहांपुर की पहली रैली में, मुझे याद है जब बोले थे, और संसद में भी। संजय जी, ये आपको मैं तमाम दर्शकों को आपके बता दूं, शायद आपको भी ये दिलचस्प लगे कि राहुल गांधी की मेडन स्पीच मेरी स्टोरी पर है, उसको कोट करते हुए, मतलब संसद में वो पहली बार धीरेन्द्र पुंडीर की स्टोरी पे ही बोले तो और अच्छा। कई साल बाद, हाँ कई साल बाद बोले थे वो। तो बल्कि जब ये खबर आई कि वो संसद में बोलेंगे और वो तुम्हारी स्टोरी लेंगे, कांग्रेस से कहा गया, तो मैंने कहा यार वो अभी तक तो बोले नहीं है,
मेरी स्टोरी से क्या बोलेंगे। लेकिन जब वो खड़े हुए तो उन्होंने उसी स्टोरी से शुरुआत की थी। वो मैंने बताया था कि किस तरह से मुलायम सिंह सरकार ने ऑन ओथ सुप्रीम कोर्ट में झूठे दावे किए हैं वो गन्ना किसानों के। तो उनकी पहली स्पीच थी। तो मैं तब से उनकी पॉलिटिक्स को देख रहा हूं। मुझे लगता है कि इतने ज्यादा दिग्भ्रमित, आप ये सोचिए उनको ये कौन कह रहा है। अच्छा संजय जी, आपने शुरुआत का देखा होगा और ओंकार सर भी उसको बहुत करीबी से देखते रहे, उन्होंने तो उनको आर्टिकल में लिखा होगा कि राहुल गांधी की जब शुरुआत होती है तो मोदी जी बहुत सॉफ्ट उसके साथ है, बहुत सॉफ्ट टोन है, एक फ्रेश चेहरा है। और आज ये फ्रस्ट्रेशन है कि वो डर गया है, वो डरता है। वो ये चीजें जो चेंजेस हैं, मुझे लगता है कि कभी वो केजरीवाल को मॉडल मान लेते हैं, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली में इसी तरह बोल रहा था, वो तो अब मोदी जी बोलने लगे और ये उसको तू तड़ाक में जाने लगे। तो ये जो चेंजेस है, ये मुझे लगता है कि उनके जो अलग अलग वामपंथी सहयोगी जो उनको समझा रहे हैं, जो मुझे लगता है अब राज्यों में तो खत्म हो गए हैं, सिर्फ केरल एक बचा हुआ है, और वहां भी क्यों बचा हुआ है ये भी अब थोड़े दिनों बाद मुझे लगता है इस पर साफ होगा कि किस तरह से। लेकिन राहुल गांधी की पॉलिटिक्स कम से कम इस मामले में उनको ये लग रहा है कि वो जिस तरह के सवाल कर रहे हैं उससे उनको ट्रैक्शन मिल रहा होगा। मुझे शक है कि क्योंकि जनता इसको पसंद नहीं करती है। राष्ट्रवाद का मसला ऐसा होता है जिस पर आपको ज्यादातर लोग एक तरफ खड़े दिखते हैं। वो पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट में आप देख लीजिए कि वहां जो फेल्ड स्टेट है, जहां उनको ये मालूम है, क्योंकि अब वो अंतरराष्ट्रीय उसको रोक नहीं सकते, ये अलग बात है, ट्विटर पर एक्स पर रोक है, लेकिन आप इसके बावजूद सूचनाओं का प्रवाह नहीं रोक सकते। तो उनको अच्छे से मालूम है कि वो बुरी तरह पीटे हैं, बुरी तरह हारे हैं और राम राम करके जान बची है। इसके बावजूद वो एक साथ खड़े हुए दिखते हैं जब वो ये कहते हैं कि साहब हमने भारत के इतने वो गिरा दिए हैं और भारत बहुत डर के और अमेरिका के पैर छुए। तो आप उसका उदाहरण यहां देख सकते हैं कि कोई भी देश हो, कोई भी देश की जनता हो, वो हारना पसंद नहीं करती है। और हारने के कोई कारण, अगर उसको कोई हारने की बात उसको करना चाहता है तो वो उसके लिए दुश्मन होता है। मुझे लगता है राहुल गांधी अपनी इस पॉलिटिक्स को जहां ले जाना चाह रहे हैं, वो कम से कम उनकी पार्टी को सम्मानजनक जीत तो बहुत दूर की बात है, सम्मानजनक हार तक भी नहीं ले जाएगी। जी जी, अब बात करते हैं थोड़ी सी, एक बड़ा रोचक प्रसंग हुआ प्रयागराज में। प्रयागराज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और योगी जी साथ साथ थे, और वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने योगी जी की तारीफों पे पुल बांध दिए। तो और योगी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी हाई की तारीफ कर दी। हालांकि वो तारीफ कहें उसको या व्यंग्य कहें, जो भी माने उसको। तो क्या कहेंगे ओंकार जी? एक तरफ तो सारे लोग योगी जी के पीछे पड़े हुए हैं, विशेषकर से जो उन्होंने बीड़ा उठा रखा है कि वो सारा का सारा जो इलीगल इमिग्रेशन का रास्ता है मस्जिदों और मदरसों के थ्रू, उसको वो समाप्त कर देंगे। दूसरी तरफ आज ही हमने देखा कि आज इलीगल इमिग्रेंट्स के फेवर में लोग बाग गए थे, खासतौर से असम में जो हो रहा है उसके विरुद्ध, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया, कहा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट जाओ। जी। देखिए, ये प्रसंग जो है वो हुआ कैसे? वहाँ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे और उनका नाम लेते हुए चीफ जस्टिस ने योगी जी की प्रशंसा की कि मेघवाल साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि योगी जी बहुत मजबूत मुख्यमंत्री हैं, बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री हैं और बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। और फिर कर्मठ उन्होंने कर्मठ शब्द का इस्तेमाल किया हाँ, उन्होंने। कर्मठ मुख्यमंत्री, फिर इसको उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। इस देश का चीफ जस्टिस अगर किसी चीफ मिनिस्टर के बारे में, और किसी भी नहीं, एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के बारे में जो इकोसिस्टम के, जो लुटियन मीडिया के, जो वामपंथियों के, जो कांग्रेसियों के निशाने पर रहा और देश विदेश के मीडिया के निशाने पर रहा, और चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, तो अपने अपने ढोल डपड़े लेकर के, झांझ मंजीरे लेकर के, जिन्होंने लखनऊ और दूसरी जगहों पर डेरे डाल दिए थे कि किसी भी तरीके से योगी की वापसी ना हो, या जितनी सीटें 2014 में
लोकसभा में आई थी उतनी सीटें 2019 में ना आने पाए मोदी जी के लिए। पूरा एक दल काम करता था। अब अगर कोरोना का काल हम याद करें तो उस समय भी देखिए केवल उत्तर प्रदेश में ही मौतें हुई हैं ऐसा नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अफेक्टेड था। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, वहां की सरकार को, तब उद्धव ठाकरे थे, उनको निशाने पर नहीं लिया गया था, बल्कि योगी जी को निशाने पर लिया गया था। प्रयागराज की रेती से लेकर के तमाम जगहों की फोटो जो है वो विदेशी अखबारों में छपी थी और 6-6, 8-8 कॉलम में फोटो छपे थे। तो कहने का आशय ये है कि योगी जी से एक जो पूरा इकोसिस्टम है उसको एक खास तरह का प्रेम है, उसका प्रदर्शन वो लोग करते रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर उनकी प्रशंसा करे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, खड़े होकर के मुस्कुराते हुए जिस अंदाज में उन्होंने वो बात कही है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके कलेजे पर कितने भारी भारी पत्थर जो हैं वो पड़े होंगे और उनकी जो अंदर की पसलियां हैं, जो दिल है, उसका क्या हाल हुआ होगा। अब जो योगी जी ने कहा हाई कोर्ट के बारे में, जब महाकुंभ के बारे में चर्चा हो रही थी और तारीफ हो रही थी कि इतना सफल आयोजन किया गया, तो महाकुंभ में भी एक दिल्ली में एक छोटी सी भगदड़ हुई थी और एक हादसा जो है वो आग लगने का हुआ था और एक छोटी सी भगदड़ का महाकुंभ में हुआ था। और वो क्यों हुआ था वो सब भी बाद में जांच पड़ताल में सामने आ गया, लेकिन उस समय भी योगी जी को निशाने पर लिया गया। और अखिलेश यादव तो इतने ज्यादा मेहरबान थे कि कहीं अगर जाम भी लग रहे थे रास्ते में प्रयागराज के, तो उस पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे थे। जो दूसरा पक्ष आपने जिक्र किया, जिस पर सबकी निगाहें हैं, देखिए पहलगाम की घटना के बाद जो एक फॉल्ट लाइन पकड़ में आई थी संजय जी, वो ये आई थी कि बहुत सारे विदेशी अलग अलग जगहों पर अब तो बाकायदा बस्तियां बना करके रह रहे हैं, जिनके पास ना यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ना उन्होंने यहाँ जन्म लिया है और ना ही वो भारत में रहने के वैध दस्तावेज उनके पास हैं, बल्कि इनमें से अधिकांश जो है वो घुसपैठ करके आए, गलत तरीके से आए। कोई भी देश क्यों बर्दाश्त करेगा ऐसे लोगों के पैरों को इस मातृभूमि पर पड़ने को, जिसका जन्म यहाँ नहीं हुआ है, जिसका अधिकार यहाँ के संसाधनों पर नहीं पड़ता है। वो जो यहाँ जिन्होंने जन्म लिया है, जिनका पहला हक बनता है संसाधनों पर, नौकरियों पर और रोजगारों पर, वो उनका हक मार रहे हैं। हमने, आपने, पूरी दुनिया ने देखा है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद किस तरीके से वहां जो अवैध अप्रवासी रह रहे थे उनको जहाजों में भर भर करके अलग अलग देशों में ड्रॉप किया है ट्रंप सरकार ने। तो भारत को ये हक क्यों नहीं है? हमने देखा है अहमदाबाद में, हमने देखा है सूरत में, हमने देखा है जूनागढ़ में, हम दिल्ली में भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं। उनकी पहचान की जा रही है घुसपैठियों की, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको बांग्लादेश और दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है, बल्कि फेंका जा रहा है कि भैया चुग लो, ये तुम्हारे हैं, ये हमारे नहीं है। और एक बड़ा सीधा सा उसमें फैसला लिया गया। ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष जो ये तमाम तरह की समस्याओं की जड़ बन गए हैं, ये अवैध मदरसे, ये अलग अलग जगहों पर बनी हुई संस्थाएं, मजारें कहां कहां उग आई हैं पिछले कुछ सालों में। यहां तक के सुरम्य और शांत, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, उस उत्तराखंड के जो बिल्कुल इंटीरियर इलाके हैं, यहां तक के चमोली जैसी जगह, बद्रीनाथ जैसी जगह पर मजारें और तमाम मदरसे और दूसरी चीजें जो है वो रातों रात उग आई हैं। हल्द्वानी का जो उदाहरण है सबके सामने है। रेलवे अपनी रेलवे सेवा का विस्तार करना चाहता था, डबल लाइन वहां ट्रिपल लाइन बिछाना चाहता था। पता लगा कि 50,000 लोगों के घर रेलवे लाइन के आसपास जो है वो उग आए हैं और जब उनको हटाने की कवायद शुरू की गई
तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पहले इनके लिए घर बनाने की व्यवस्था करो, इनको वहां शिफ्ट करो, उसके बाद ये अवैध घर जो है यहाँ से हटाओ रेलवे लाइन के पास से। तो ये सारी चीजें करना इन सब चीजों और चुनौतियों के बीच में बिल्कुल आसान नहीं है। और हाल में जितना भी अभियान चला है, उत्तर प्रदेश में भी, गुजरात में भी, दूसरी जगहों पर भी, ये बताता है कि इस समस्या की जड़ कितनी गहरी है और इनको कौन कौन प्रश्रय दे रहा है, खाद पानी देने का काम कर रहा है। अभी हाल में जो नेपाल की सीमा से लगते हुए उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर योगी सरकार ने काम किया है। उनके बुलडोजर को लेकर के तो जमीयत उलेमा हिंद से लेकर के तमाम संगठन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहले भी खटखटा चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार खटखटा चुके हैं। उनको कई बार रोका भी गया है, स्टे भी किया गया है, लेकिन बाद में इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो एहतियाती कदम उठाए जाते हैं, जो कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, उनकी तारीफ भी की है। योगी सरकार की तारीफ पहले भी सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, ये पहली बार नहीं है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की है। तो मुझे लगता है कि योगी जी को निशाने पर क्यों लिया जाता है, उनके भगवा कलर को लेकर के, उनके कार्यों को लेकर के, उनकी दृढ़ता को लेकर के, उनकी ईमानदारी को लेकर के, उनकी कर्मठता को लेकर के, और जिस तरीके का उन्होंने कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है, जितना पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश में आया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह गुंडे, माफिया, मवालियों, माफिया सारे उठा करके या तो जेल में ठूंसे गए हैं या फिर वो ऊपर भेजे गए हैं, उसको लेकर के कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता उनकी धन्यवादी भी है और एक संतुष्टि का भाव भी रखती है कि भाग्य से, सौभाग्य से एक ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है। और इनके खिलाफ इसलिए भी लामबंदी की जा रही है कि मोदी जी के बाद अगर किसी की चर्चा सर्वाधिक हो रही है तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। जी धीरेन्द्र जी, आपकी मैं क्या अगर इसमें प्रतिक्रिया? कहूँ कि मैं ये देखता हूँ कि एक नया, संजय जी, हम लोग बहुत दिनों से इस पे चर्चा भी कर रहे हैं और कई प्रोग्राम में इस पे बात हुई कि धीरे धीरे नीचे की जो बहस थी, जो नीचे इस देश की जनता महसूस करती थी और लंबे समय से हमने बदलाव को जो देखा था, वो हाई कोर्ट तक तो जाने लगा था। मतलब हाई कोर्ट उससे नरिश होने लगा था कि ये मानने लगा था कि हाँ, इस देश में कुछ समस्या है जो इसकी मूल संस्कृति के खिलाफ खड़ी है और वो लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहते थे, जो तोड़ चुके हैं, और आगे जिनका एजेंडा है। ये आपको हाई कोर्ट तक के कुछ फैसलों में जाते हुए दिखता है। याद है आपको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा बेहतरीन दिवाकर साहब थे या एक दिनकर साहब, उनका बड़ा अच्छा फैसला था कि आपको जो है ये इसलिए नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप धोखाधड़ी दे के धर्मांतरण, ये संविधान की इजाजत नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर उनकी जमानतें कैंसिल कर दी थी। इसके अलावा योगी जी को जो सबसे शक्तिशाली कह रहे हैं, वो जो भी कहना चाहते, चाहे वो उसके मुख्यमंत्री मतलब केंद्रीय मंत्री का उन्होंने नाम का सहारा जरूर लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर, वो जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज कम से कम और सीजेआई तो ये जानता है कि उसके कहे गए शब्द के अर्थ क्या होंगे, चाहे वो किसी के नाम से कहे जाए, रेफरेंस बहुत दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे शक्तिशाली है, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो लंबे समय से, जब से मोदी को, मतलब मैं पीएम मोदी को लगभग 2002 के उन दंगों के समय से अगर हम लोग देखें, जो गुजरात में हुए थे, कोर्ट के किसी भी लॉ के किसी भी उसमें उनको उनकी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। इसके बावजूद अंग्रेजी मीडिया, जिसको बाद में उन्होंने यहाँ आके उसका नामकरण किया लुटियंस मीडिया, उसने उनको लगातार, मतलब 14 साल तक, एक मतलब 20 साल तक आपने एक आदमी को जो लगातार हर कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ के अलावा तो आपके पास कोई चारा नहीं, हम लोगों को किसी चीज पर, इस देश की किसी संस्था पर तो आप यकीन करेंगे। दरअसल जब मैं वामपंथ की बात करता हूं तो वामपंथ बहुत सिलेक्टिव ताकत के साथ होता है। वो आपके देश की किसी संस्था को नहीं मानता जो उसकी बात को जरा सा भी काट दे। तथ्यों पे तो बात कर नहीं सकते आप, जो अंधभक्त और तमाम गोदी मीडिया की जो बातें, बहुत सारा हर आदमी जिसको वो ये भी नहीं जानता होगा कि माँ की गोदी में क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, वो भी सबसे पहला काम ये करता है, गोदी मीडिया लिखता है।
तो उन तमाम लोगों के लिए इन पत्रकारों ने जिस तरह का मोदी के खिलाफ कैंपेन छेड़ा था, उसके बाद ये जब सबसे पहले सेकंड जब चांस था मोदी जी का, तो मैं अक्सर आपके साथ कई बार शो हम लोगों ने किए, तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि मोदी का रिप्लेसमेंट मोदी से हार्डन्ड करेगा, जो इन आइडियोलॉजी पर उनसे हार्ड स्टैंड लेगा वो बदलाव करेगा, क्योंकि अब जनता अब पढ़ती भी है, ये जनता समझती भी है, और सोशल मीडिया ने उसकी उन हिंड्रेंस को हटा दिया कि जो वामपंथी कहेंगे वही सच है, जो रोमिला थापर कह रही है, जो हबीब कह रहा है वही सच है। अब लोग सीधा उनके मुंह पर सवार ने खुद भी, मतलब मुझे लगता है कि इस देश की सबसे बड़ी गड़बड़ हुई, मैं उन पर आऊंगा, अवान्तर है, लेकिन जो इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत इस सुप्रीम कोर्ट ने की, जो 2019 उस फैसले के बावजूद जो अयोध्या मसला, जिसमें उन 52 इतिहासकारों ने जिन्होंने एक झूठा हलफनामा दिया था, जिनके झूठ यूपी इलाहाबाद कोर्ट में हो गए थे, उनकी किताबें नहीं हटाई गई, उनके खिलाफ फर्जरी के मुकदमे नहीं चलाए गए और उनको सजाएं नहीं दी गई। तो उसका ये हुआ कि ये सरकार भी, ठीक है हम हार गए अलग बात हो गई, लेकिन हम अपना एजेंडा चलाते रहेंगे। तो उन्होंने पहले मोदी को निशाने पर रखा, और जैसे ही ये तय हुआ कि योगी वो शख्स हो सकता है जो जगह लेगा, और मोदी तो कई बार हमको दिखता है कि पॉलिटिकल कंपल्शन दिख रही हैं या कुछ चीजें दिख रही हैं तो उसमें ट्वीक करते दिखते हैं, खासतौर से बंगाल का उस चुनाव के बाद का जो वो हुआ। लेकिन आपको योगी आदित्यनाथ में आज तक जो उनके कोर इश्यू हुए, कोर इश्यू पे कोई चीज वापस हटते नहीं देखी। यहाँ तक कि जब संभल में जब दंगा हुआ था, उस वक्त हमारी पहली प्रतिक्रिया, चूंकि मैं न्यूज चैनल में न्यूज रूम में ही बैठा था, तो पहली प्रतिक्रिया ये थी कि क्या ये योगी का मॉडल फेल हो गया क्या, क्योंकि 5 लोगों की वो उन्होंने गोलीबारी में हत्या होगी, 4 लोगों की, और जिस तरह का दंगा हुआ, जिस तरह से वो सड़कों पे आ गए, तो मुझे लगा कि जो लंबे समय से टेस्ट किया जा रहा था क्या वो उसमें सक्सेस हुआ। लेकिन आपने अगले दिन देखा जिस तरह का जवाब दिया गया, उसके बाद आज तक वो सारिक साठा उसके गुर्गे फरार हैं, 80-85 लोग गिरफ्तार हैं, जो बाकी नहीं है उनकी पहचान हो रही है, उनके घरों पे कुर्की के नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। तो जब एक ऐसा हार्डन्ड चेहरा आपके सामने है, तो वो जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, जिसको कुछ हद तक उसकी जड़ें हिलाने में मोदी कामयाब हुए, उसको बिखेरने में नहीं, लेकिन योगी उसको बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा, योगी उसको सीधे तौर पर चुनौती देगा। इसमें मैं इसलिए बता देता हूं कि 2017 से 2025 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 142 स्लीपर मॉड्यूल ध्वस्त किए हैं। संजय जी, मैं एकदम आपको डाटा इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें डाटा से ज्यादा एस्टेब्लिश होती हैं कि क्यों वो शक्तिशाली है। और जो आईएसआईएस, अलकायदा, जमातुल मुजाहिदीन और बांग्लादेश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे, 142 महज 8 सालों में। और उसमें 131 मॉडल तो सीधे तौर पे आतंकवाद के लिए काम कर रहे थे, और 11 ऐसे थे जो उनके कंड्यूट थे, यानी फाइनेंसिंग का काम कर रहे थे। तो ये इतनी बड़ी लड़ाई जिसका हम लोग जिक्र ही नहीं करते, आप बांग्लादेशियों का कर रहे हैं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर का कर रहे हैं, हम ये देख ही नहीं रहे कि आतंकवाद का जो एक कैंसर उत्तर प्रदेश में था, आप सोचिए कि दुनिया में अकेला है। मैं तो खैर टेररिज्म को स्टडी करता हूं, मैं उसका कवर भी किया है, मैंने उसकी इस देश में होने वाली आतंकी घटनाओं को कवर किया, संगठनों को कवर किया, लेकिन दुनिया में शायद संजरपुर जैसा गांव ढूंढना पड़े जिसमें से एक साथ 17 वो निकलते हैं आतंकी और पूरे देश को दहला देते हैं। आइए हम इंडियन मुजाहिदीन बनाते हैं एक जगह से, और आपने पूरा, अगर उस इलाके में तो आप घुस नहीं पाते थे। बद्र फलाई और तमाम लोग जिन्होंने सिमी बनाया, उसके अध्यक्ष के तौर पर वो थे, बाद में सफदर नागौरी आया, ये तमाम लोग वहां, सफदर नागौरी मतलब मालवा से है, मैं ये सिर्फ वहां के शाहिद बद्र फलाई की बात कर रहा हूं जिसने सिमी को यूपी से लीड किया था। तो आपने देखा उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। आप ये सोच सकते हैं सैयद सालार गाजी सैयद सालार, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सुल्तान औलिया मैं सही से नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद है वो मुझे जो है, अब तो खैर मेरे बच्चे हो गए हैं तो वो सुल्तान के मेला नहीं लगेगा, जेठा मेला। आप तो अच्छे से जानते हैं कि लक्कड़ शाह कौन है, आपसे बढ़िया कौन बताएगा, आप तो वहां के हैं। लक्कड़ शाह का उर्स, कहने लगे साहब ये तो कौन साहब है, कहने लगे साहब ये तो जो है जंगल में भटके वो को रास्ता दिखाते हैं। अरे 100 साल पहले लखीमपुर जाना तो मुश्किल हो रहा था, तुम वहां 800 साल के उन जंगलों में घुस के पूजा कर रहे थे, कोई किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं था। आपने जजिया को कन्वर्ट कर दिया था, दरगाहों पे जाके माथा टेकने का पैसा वसूलना।
ये इन पर सिर्फ योगी रोक लगा सकते हैं, सिर्फ योगी। मैं फिर कह रहा हूं कि ये हौसला किसी में नहीं है कि जो सुल्तान उल औलिया कहा गया, जिसको शोहदाए औलिया यानी जो शहीदा है औलिया, और जिसके लिए बाले मियाँ और तमाम जितने भी मियाँ हैं, मतलब आप ये सोचिए कि यहाँ से मेरठ से शुरू कीजिए, बिजनौर जाइए, संभल जाइए, मुरादाबाद जाइए और बहराइच जाइए, बाराबंकी जाइए, सब जगह बारातें निकल रही है साहब बिना दूल्हे की, वहां हल्दी भी लग रही है साहब। अरे क्या मजाक कर रहे थे देश के साथ यार, आप सुहेल देव गायब कर दिए हो। और ये अकेला मुख्यमंत्री है जो ये समझता है कि नैरेटिव क्या होता है, उससे लड़ा कैसे जाता है। और इस मामले में तो ये कहूंगा, हालांकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश के सबसे टावरिंग लीडर है जो वोट खींचते हैं, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि इस समझ में योगी आदित्यनाथ उनसे कहीं आगे हैं और वो झुकना पसंद नहीं करते, कम से कम उन इशू पर जिन पर उनकी राजनीति खड़ी है। अपने कोर वोटर के साथ जितना सामंजस्य उनका है, उतना शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ को जब सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई ये कहता है, तो संजय जी ये समझिए कि इसका मतलब ये है कि जो इशू है, मैं योगी को कुछ नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए योगी एक समय के प्रवाह में एक व्यक्ति है, लेकिन जो इशू है वो सीजेआई यानी उस संस्था के कानों तक पहुंच रहे हैं जो ना हिंदी समझती है, ना हिंदुस्तान की कोई भाषा समझती है, सिर्फ वो एक विदेशी भाषा इंग्लिश समझती है। और इस बात में मैं कह दूं कि ये सीजेआई वो हैं जिन्होंने हिंदी में शपथ ली। ये इसके साथ साथ बिश्नोई जो आपके यहाँ से आए हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 दिन पहले जिन्होंने शपथ ली, हिंदी में शपथ ली। यानी हिंदी में आप सुनवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप शपथ लेते हैं। इसका मतलब है कि एक देश की जो अवधारणा है, जिसके लिए आप जैसे जाने कितने लोग एक सांप्रदायिक और गोदी मीडिया कहलाने का दंश झेल के भी लड़ रहे हैं, वो बदलाव की आट आपको इलाहाबाद के उस बयान में सुनाई दी होगी, जिसमें उन्होंने जो वर्ड थे वो ये थे कि सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों में। तो ये शब्द बहुत मायने रखते हैं और मुझे लगता है ये सबसे शक्तिशाली शब्द है जो सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुख्यमंत्री के लिए कभी कर्मठ मतलब कर्मठ तो जोड़ा ही है, लेकिन मैं उस शब्द पर जा रहा हूं कि जो सबसे शक्तिशाली शब्द है, शायद ही सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुख्यमंत्री के लिए ये शब्द लिए होंगे, भले ही किसी मुख्यमंत्री। वैसे उनका जो आशा वो ये था कि योगी के अतिरिक्त ये बनवा कोई नहीं सकता था जो यहाँ पे प्रयागराज में। हाँ, वो उन्हीं को कह रहे थे, उन्होंने उसको कहा क्योंकि वो 670 करोड़ की योजना है और बहुत ही बेहतर योजना है, पार्किंग से लेके तमाम। क्योंकि आप तो जानते ही हैं वहां किस तरह का माहौल था, आपने शुरुआत में भी बताया कि मतलब किस तरह से कितने वहां 123 के करीब जजों का सैंक्शन, 133 पोस्ट है और 80-90 रहते हैं। तो जो हाई कोर्ट के इतने जस्टिस जहां रहते हो, अगर वो कोर्ट मैनेज हो और वहां आप इस तरह के चैम्बर बनवा दें, लगभग 2300 से ज्यादा चैम्बर है और बाकी तमाम बहुत बेहतर तरीके से, तो उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं था, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, आप मैश को दूर कर रहे हो। और साथ ही साथ योगी जी ने भी मौका नहीं छोड़ा, उन्होंने भी कहा हंसते हुए कि इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट का धन्यवाद कि उसने विकास कार्यों पे रोक लगाने वाली कोई याचिका या उसको स्वीकार नहीं किया, कोई फैसला नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि दोनों ने अपनी अपनी बात की और ये एक बेहतर संवाद है। आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी को, धीरेन्द्र जी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।